तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 1:15 मैंने एक कैब बुक की नागपुर जंक्शन जाने के लिए। पर बीच रास्ते में कैब ड्राइवर को उल्टियां होने लगी और हाथ पैर भी कांपने लगे। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मुझे समय रहते स्टेशन नहीं छोड़ पाएगा। चूंकि मेरी ट्रेन 2:30 बजे की थी, तो ऐसे में मैंने फौरन ही दूसरी कैब बुक की। पर जब उस दूसरे कैब ड्राइवर से मेरी बात हुई तो मेरे लोकेशन पर आने के बजाय उसने मुझे अपने लोकेशन पर आने को बोला। मैंने उसे समझाया भी कि आप ही आ जाओ, चाहे तो 100-200 एक्स्ट्रा ले लेना, पर वो नहीं माना और मजबूरन मुझे ही उस कैब ड्राइवर के पास जाना पड़ा, जो कि 500 मीटर दूर था। वो तो गनीमत थी कि मेरे पास कोई लगेज नहीं था, नहीं तो ये 500 मीटर की दौड़ मेरे पसीने छुड़ा देती। खैर, मैं दौड़ते उस ड्राइवर के लोकेशन पर पहुंचा तो वहां कोई कैब तो नहीं मिली, पर एक लाल रंग की ओमनी वैन जरूर खड़ी हुई नजर आई। अभी मैं वैन के पास खड़ा कैब ड्राइवर को फोन ही मिला रहा था कि तभी उस लाल ओमनी वैन से एक आदमी बाहर आया और मुझसे बोला, मेरे हाथ पैर ठीक से देख लो, कहीं तुम्हें भी तो उल्टे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस आदमी के ये पूछते ही मैंने बड़े नरमी से और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मुझे नरमी से बात करता देख उस आदमी की बोली में भी नरमी आ गई और उस आदमी ने इस बार बड़े ही शालीनता के साथ मुझे जवाब दिया, साहब वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जितनी भी सवारी मेरे कैब में बैठ रही है ना, कि वो सभी की सभी अचानक ही मुझे भूत भूत बोलकर चीखने लगती हैं और बीच रास्ते में उतरकर भाग जाती हैं। एक मोहतरमा तो चलती कैब से ही कूद गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त हाईवे पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई, नहीं तो वो बचती नहीं। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछ लिया, अगर आपको भी मैं भूत दिख रहा हूँ तो अभी ही बता दीजिए। दोस्तों, उस आदमी यानी कि कैब ड्राइवर की बात सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया, पर मुझे स्टेशन के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैंने उस ड्राइवर की बात पर इतना गौर ही नहीं किया और फिर एक दफ़ा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई साहब, आप तो बड़े स्मार्ट और नौजवान हैं, भला आप किस लिहाज से भूत हो सकते हैं। चलिए जल्दी मुझे नागपुर जंक्शन छोड़ दीजिए आप, कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। मेरे इतना कहते उस ड्राइवर ने मुझे अपनी ओमनी वैन में बैठने का इशारा किया और उसके इशारा करते ही मैं ओमनी यानी कि कैब में बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर ने कैब स्टार्ट की और हम निकल पड़े नागपुर जंक्शन की ओर। अभी कैब कुछ दूरी चली थी कि मेरी नज़र उन बैग्स पर पड़ी जो पिछली सीट पर पड़े हुए थे। उन बैग्स पर नज़र पड़ते ही मैंने कैब ड्राइवर से पूछा, भैया ये इतने सारे बैग्स किसके हैं? मेरे ये सवाल करते ही वो कैब ड्राइवर बोला, अरे ये उन्हीं सवारियों के हैं जो मुझे भूत समझकर ऐसे भागे कि अपना सामान भी लेना भूल गए। कैब ड्राइवर के ये कहने पर कि ये सारे बैग्स उन सवारियों की हैं जो डर के मारे अपना सामान छोड़कर भागे हैं। मैं इस बात को लेकर थोड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था भला कि एक से ज़्यादा लोगों ने इस कैब ड्राइवर को भूत समझ लिया। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी मेरी नज़र उन सामानों के बीच में पड़े एक मोबाइल पर पड़ी और जब मैंने उस मोबाइल को उठाकर चेक किया तो वो फ़ोन चालू ही नहीं बल्कि अनलॉक भी था। तभी जिज्ञासावश मैंने उस मोबाइल का कॉल लॉग चेक किया तो कॉल लॉग में सबसे ऊपर जो डायल नंबर दिखा वो भैया नाम से था, जो कि 17 बार बैक टू बैक डायल किया गया था और 18वीं बार मैंने डायल कर दिया। ये सोचकर अगर बात हो जाएगी तो मैं ये फ़ोन जिसका है उसके पास पहुंचा दूंगा। पर मेरे कॉल करने पर उस फ़ोन पर रिंग तो गई, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। मैं दोबारा कॉल लगा ही रहा था कि उस कैब ड्राइवर ने बोला, भैया कॉल नहीं उठाएंगे साहब? कैब ड्राइवर के ये कहते ही मैंने चौंकते हुए कैब ड्राइवर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भैया को कॉल कर रहा हूँ? जिस पर उस कैब ड्राइवर ने बोला, उस रात भी उसके भैया ने फ़ोन नहीं उठाया था। जिस लड़की का ये मोबाइल है वो लड़की डरी से हमें बार बार अपने भैया को कॉल लगाती रही और कहती रही, भैया मुझे बचा लो, ये कैब ड्राइवर भूत है, ये मुझे मार डालेगा। इतना बोलकर वो कैब ड्राइवर खामोश हो गया और ड्राइवर की खामोशी देख मैंने उससे सवाल करते पूछ ही लिया, फिर क्या हुआ उस लड़की का? पर उस ड्राइवर ने खामोशी बनाए रखी और जब मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की तो उस कैब ड्राइवर ने बड़े आहिस्ते से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते ही अगले पल ही मेरे हलक में सांस अटक गई। दरअसल कैब ड्राइवर के चेहरे का रंग हल्का हल्का सफ़ेद दिख रहा था और उसकी एक आंख भी लाल सुर्ख हो गई थी,
जिसकी वजह से कुछ देर के लिए मैं डर के मारे जम सा गया। अभी मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाता कि वो ड्राइवर बोला, साहब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस लड़की का? उस ड्राइवर के ये पूछने पर उस वक्त तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, पर मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वो ड्राइवर बार बार वही सवाल दोहराया जा रहा था और वहीं गुजरते वक्त के साथ मेरा दिल बैठा जा रहा था। अगले चंद मिनटों में डर इस कदर मेरे पर हावी हो गया कि मेरा दम घुटने लगा। पर अभी मेरा ध्यान सांसों पर ही था कि तभी उस कैब ड्राइवर ने पानी की बोतल मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? इसी बीच मैंने अपनी निगाहें उस कैब ड्राइवर की ओर की तो मैंने पाया कि उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। मतलब कि अब वो कैब ड्राइवर वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो पहले था। अभी मैं उसे ही देख रहा था कि तभी उस कैब ड्राइवर ने कैब रोकी और मुझसे कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप चाहो तो कैब से उतरकर बाहर की ताज़ी हवा में घुमाओ, आपको अच्छा लगेगा। जब उस कैब ड्राइवर ने मुझे खुली हवा में घूम के आने को कहा तो मैं तुरंत ही कैब से नीचे उतरकर बाहर आ गया। कैब से बाहर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर अभी भी मुझे डर ही लग रहा था। अभी मैं कैब के बाहर इसी उधेड़ बूंद में था कि वो कैब ड्राइवर सच में भूत है या सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर। ऊपर से जिस हाईवे पर मैं खड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहां दूर दूर तक स्याह अंधेरा और चीखती हुई हवाएं पसरी हुई थी। अभी मैं अपना दिमाग चला पाता कि उस कैब ड्राइवर ने आवाज देते हुए कहा, साहब ये पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। कैब ड्राइवर के अच्छे बर्ताव के चलते मेरा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये भूत तो नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त वहां कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो ऐसे में उस कैब ड्राइवर से पानी की बोतल ली और पानी पिया और फिर मैं वापस उसके कैब में बैठ गया। मेरे बैठते उस कैब ड्राइवर ने कैब स्टार्ट की और फिर हम चल पड़े। कैब तो नागपुर जंक्शन की ओर बढ़े जा रही थी, पर मेरा दिल अभी भी मेरे दिमाग के फैसले से जंग लड़ रहा था, जिस वजह से अंदर बेचैनी बनी हुई थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। पर यह घंटी मेरे मोबाइल की नहीं बल्कि उस मोबाइल की थी जो कैब में पड़ी हुई थी और उसी नंबर से कॉल आ रहा था जिस पर मैंने कॉल किया था। जैसे मैंने कॉल उठाया तो वैसे ही सामने से एक आदमी ने कहा, तुम्हें ये फ़ोन कहाँ मिला? जिस पर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, सर ये फ़ोन मुझे कैब की पिछली सीट पर पड़ा हुआ मिला। चूँकि आपका नंबर भैया नाम से कॉल लॉग में सबसे ऊपर था तो मैंने आपको कॉल कर दिया ताकि ये फ़ोन आप तक पहुँचा दूँ। मेरे इतना बोलते उस आदमी ने अगला सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी उसी कैब में हो? जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया। मेरे हाँ में जवाब देते ही उस आदमी ने आगे कहा, देखो जिस कैब में तुम बैठे हो, अगर वो लाल रंग की ओमनी वैन है और जो कैब चला रहा है उसके दोनों कान नहीं है तो तुम्हारी जान खतरे में है। उस आदमी के ये कहते ही जब मैंने कैब ड्राइवर के कानों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसके दोनों कान नहीं हैं, जिस वजह से फिर एक मर्तबा मेरी सांस हलक में अटक गई। अभी मैं कुछ सोच पाता कि फ़ोन पर उस आदमी ने बोला, देखो उस कैब ड्राइवर ने मेरी बहन को इस कदर अपनी गाड़ी से कुचला कि वो जब तक जिंदा रही वो दर्द से चीखती रही। तुम जितनी जल्दी हो सके उस कैब ड्राइवर से पीछा छुड़ा लो। अभी उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी कॉल कट गया। अभी कॉल कटा ही था कि इतने में किसी लड़की ने बोला, भैया से बात हो गई आपकी? और जब मैंने सामने देखा तो उस कैब ड्राइवर के बगल में एक लड़की बैठी हुई नजर आई। उस लड़की को कैब में बैठा देख मैं इस हद तक डर गया कि मैं चलते ही कैब से नीचे कूद गया और कैब से कूदते ही पीछे से आती हुई गाड़ी ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी से टकराते ही मैं बेसुध हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था और मेरे दोनों पैर गायब थे। यानी मैं अपने दोनों पैर हमेशा के लिए खो बैठा था और अपने पैरों के साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी। अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, पर मौत तो नहीं आई, पर अक्सर मेरे आंखों के सामने वो लाल ओमनी वैन और उसका ड्राइवर नजर आने लगा। कई बार तो मुझे ऐसा लगता कि मैं अभी भी वहीं उसी कैब में हूँ और वही सब हो रहा है जो हो चुका है। शायद मैं यादों के उस भंवर में फंस गया था जहाँ से मेरा जहन बाहर नहीं आ रहा था। शारीरिक क्षति के साथ साथ अब मानसिक क्षति होने लगी थी। चूंकि मैं मानसिक रूप से बार बार वही हादसा देख रहा था, इसलिए मुझे वो नंबर याद हो गया जिस पर मेरी बात हुई थी। वो नंबर याद होते ही मैंने उस आदमी को कॉल किया और जब उस आदमी से बात हुई तो पता चला कि आज से 3 साल पहले
उसकी छोटी बहन सगुन नागपुर के हाईवे पर लहूलुहान मिली। और जब उसका भाई हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी बहन दर्द से चीखती हुई मिली। उस पर वो जख्म इतना गहरा था कि कोई दवा उसके दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। 3 दिनों तक वो हॉस्पिटल के बेड पर लगातार चीखती रही और इसी दौरान उसकी बहन सगुन ने उस लाल ओमनी वैन और उसके भूतिया ड्राइवर के बारे में बताया कि उस रात जब वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी तो बस तो नहीं आई, पर 2-4 लफंगे सगुन के इर्द गिर्द मंडराने लगे, जिससे सगुन घबरा गई। और उसी वक्त जब वो लाल ओमनी वाला वहां पर आ पहुंचा और बोला, कहाँ जाना है आपको? चूंकि सगुन पहले से डरी हुई थी, इसलिए उस वक्त सगुन बिना कुछ सोचे समझे उस ओमनी वैन में बैठ गई। पर सगुन को क्या मालूम था वो कुएं से बचने के चक्कर में वो खाई में आ गिरी है। कुछ आगे जाते ही जब सगुन ने उस कैब ड्राइवर के चेहरे पर गौर किया तो वो तुरंत ही अपने भैया को कॉल करने लगी। पर उस रोज उसके भैया हॉस्पिटल में थे जहां नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। जब सगुन को कुछ भी नहीं सूझा तो वो चलती वैन से कूद गई। पर सगुन वैन से कूदने के बाद अपने आप को संभाल पाती कि वो वैन वाला उसे अपनी गाड़ी से सगुन को तब तक कुचलता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर जब पुलिस वालों को सगुन मिली तो किस्मत से उसकी सांसें अभी भी चली रही थी, पर वो बची नहीं। और जब सगुन के बयान के आधार पर पुलिस ने उस लाल ओमनी की तलाश शुरू की तो वो लाल ओमनी तो मिली, पर वो एक बेहद ही पुरानी ओमनी थी जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका ड्राइवर भी मारा गया था। साथ ही उस वैन से बहुत सारे बैग और कुछ फोन भी बरामद हुए। पुलिस ने और तलाश की तो पता चला कि उस वैन का मालिक जो उसका ड्राइवर था वो सन की किस्म का था। उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती, जिस वजह से उसने अपने दोनों कान भी काट लिए थे। फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। पर कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी यहीं है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता है जिसके सर पर मौत मंडरा रही हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।